राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने 8वें विजिटर पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। विरासत और विकास का संगम हमारे देश की समय प्रगति का आधार बनेगा। हमारे देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे देश में वैज्ञानिक उपलब्धियों की समृद्धि परंपरा रही है। उनके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना तथा युवाओं को उस ज्ञान राशि से जोड़ना आप सबका कर्तव्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम के महत्व पर जोर दिया गया है। प्रायः प्राचीन इतिहास के कुछ ही विद्यापीठों और विभूतियों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऐसे अनेक प्रेरक उदाहरण विद्यमान है जिसके बारे में जानकारी का प्रसार होना चाहिए। कश्मीर में आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व नदियों की बाढ़ और उनसे होने वाली तबाही से बचाने के लिए सुया नाम के एक्सपर्ट ने असाधारण काम किया था। राजतरंगिणी सहित प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नदियों को सुया ऐसे ही नचाते थे जैसे सौंपेरा सांप को नचाता। हमारे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रभावशाली प्राचीन उदाहरण पूरे देश में पाए जाते हैं। गुप्त काल में, जिसे प्राय भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तथा उसके बाद भी तो उज्जैनी के नाम से विख्यात उज्जैन में रहने वाले वैज्ञानिकों के विश्वव्यापी ख्याति से प्रभावित होकर मध्य एशिया के शासकों ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और अपने साम्राज्यों को उनके ज्ञान विज्ञान से समृद्ध किया। वहां से हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान यूरोप तक पहुंचा। प्राचीन भारत में विकसित ऐसे अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों आज भी उपयोग में है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्कृष्टता के साथ साथ सामाजिक समावेश और संवेदनशीलता भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य पक्ष होना चाहिए। उत्कृष्टता के साथ साथ सामाजिक समावेश और संवेदनशीलता भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का अनिवार्य पक्ष होना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक सीमा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने तथा शिक्षा पूरी करने में बाधक नहीं होनी चाहिए। माननीय शिक्षाविदों, उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख तथा शिक्षकगण हमारे युवा विद्यार्थियों के अभिभावक और मार्गदर्शक भी है। प्रत्येक विद्यार्थियों का ध्यान रखना संस्थानों की व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थियों के मन में व्याप्त असुरक्षा और निराशा को दूर करना, उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संबल प्रदान करना आप सबका मूलभूत कर्तव्य है। आप सब काउंसलिंग और इंस्पिरेशन देने के हर संभव प्रयास करें और अपने परिसर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें, ये मेरा विशेष अनुरोध है। ऑनलाइन अध्यापन कोविड महामारी के समय अनिवार्य हो गया था। कोई कारण से आज क्लासरूम में विद्यार्थियों की उपस्थिति घट रही है तथा क्लासरूम टीचिंग के प्रति विद्यार्थियों का उत्साह कम हो रहा है। इंटरनेट पर तथा अन्य ऑनलाइन सोर्सेस के जरिए पढ़ाई करने की विद्यार्थी अधिक पसंद करते हैं, लेकिन विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जीवन संवाद का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षकों को ये प्रयास करना है कि अध्यापन को क्लासरूम तक सीमित न रखें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षकों के प्रति उनका स्नेह और सम्मान भी बढ़ेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में साफ झलकता है। किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में साफ झलकता है। जिस देशों में साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे प्रभावी कार्य हो रहे हैं, प्राय उन्हीं देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस भी बेहतर है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी सभी और हम और भी तेज गति से आगे बढ़े। 21वीं सदी के 25वीं वर्षों में हम प्रवेश कर चुके हैं। भारत को नॉलेज इकोनॉमी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में आप सबके निर्णायक भूमिका है। शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शोध कार्यों के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि रेफरेंस या साइटेशन की संख्या बड़ी होने से इसी शोध कार्य की गुणवत्ता का आकलन नहीं होना चाहिए। शोध कार्यों की सार्थकता उसकी नवीनता, उपयोगिता और व्यापक प्रभाव में होती है। मैं आशा करती हूँ कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थान स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करेंगे। माननीय शिक्षाविदों, भारत सरकार ने बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ 50,000 करोड़ रुपये की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की है। मैं आशा करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण पहल का सदुपयोग करके आप सब शोध की मानसिकता जोगी यानी रिसर्च माइंडसेट को प्रोत्साहित करेंगे। धरती को जैव विविधता और वन्य जीवन को बचाने की जरूरत है। विश्व वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। विश्व वन्य जीव दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व वन्य जीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री की इस पहल ने वन्य जीव संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर सफारी का भी आनंद लिया। वे जंगल सफारी पोशाक पहने और गिर के एशियाई शेर की झलकियां कैद करने के लिए कैमरा थामे नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने काम को याद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज विश्व वन्य जीव दिवस पर गिर में सफारी पर गया, जो जैसा कि हम सब जानते हैं राजसी एशियाई शेरों का घर है। गिर आकर मुझे उन कार्यों की भी यादें ताज़ा हो गई जो हमने सामूहिक रूप से तब किए थे जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। पिछले कई वर्षों में सामूहिक प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आदिवासी समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले दशक में बाघों, तेंदुओं और गैंडों की आबादी में भी वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि हम वन्य जीवों को कितना महत्व देते हैं और जानवरों के लिए स्थायी आवास बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों से जुड़े प्रोजेक्ट लॉयन के लिए केंद्र सरकार ने 2900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस फंड से एशियाई शेरों के संरक्षण का काम किया जाएगा। अभी गुजरात के 9 जिलों और 53 तालुका में फैले करीब 30,000 किलोमीटर के इलाके में एशियाई शेर रहते हैं। जूनागढ़ जिले के न्यू पिपलिया में वन्य जीवों के लिए एक नेशनल रेफरल सेंटर भी बनाया जा रहा है। साथ ही गिर नेशनल पार्क में वन्य जीवों को ट्रैक करने के लिए मॉनिटरिंग सेंटर और अस्पताल भी बनाया गया है। राज्य सरकार ने इन राजसी जीवों के संरक्षण और अन्य वन्य जीव प्रजातियों की रक्षा के लिए पहल की है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में जूनागढ़ जिले के न्यू पिपलिया में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्य जीवों के लिए एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इसमें नए संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जैसे प्रजाति विशिष्ट प्रमुख कार्यक्रमों में उपलब्धियों पर चर्चा की गई। बोर्ड ने डॉल्फिन और एशियाई शेरों के संरक्षण प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की स्थापना पर भी बातचीत की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश में पहली बार नदी में डॉल्फिन की संख्या का आकलन करने की रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुल 6,327 डॉल्फिन होने का अनुमान लगाया गया। इस अग्रणी प्रयास में 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा। प्रधानमंत्री ने स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की भागीदारी से डॉल्फिन संरक्षण के बारे में जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने डॉल्फिन के आवास क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए भ्रमण आयोजित करने की भी सलाह दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल सेंटर की आधारशिला भी रखी, जो वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के समन्वय और प्रशासन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 में शेरों की संख्या का आकलन करने के 16वें चक्र की शुरुआत की घोषणा की। एशियाई शेरों की जनसंख्या का आकलन हर 5 वर्ष में एक बार किया जाता है, जो पिछली बार वर्ष 2020 में किया गया था। वन्यजीव आवासों के विकास और संरक्षण के साधन के रूप में इको टूरिज्म के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वन्यजीव पर्यटन के लिए यात्रा और कनेक्टिविटी में आसानी होनी चाहिए। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर के सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान परिसर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। यह केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्नत प्रौद्योगिकी, ट्रैकिंग, पूर्व चेतावनी के लिए गैजेट से लैस करने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री ने जंगल की आग और मानव पशु संघर्ष जैसी समस्याओं से निपटने के लिए रिमोट सेंसिंग और भूस्थानिक मानचित्रण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान को जोड़ने का सुझाव दिया। वनों की आग और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से अत्यधिक संवेदनशील संरक्षित क्षेत्रों में पूर्वानुमान, पता लगाने, रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून और BISAGN के बीच सहयोग की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों सहित अन्य क्षेत्रों में भी चीता को लाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ के संरक्षण पर केंद्रित एक योजना की भी घोषणा की। घड़ियालों की घटती जनसंख्या को देखते हुए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने उनके संरक्षण के लिए एक नई परियोजना शुरू करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्य योजना की घोषणा की। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय से वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक ज्ञान और पांडुलिपियों को शोध और विकास के लिए एकत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस पारंपरिक ज्ञान को अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में उपयोग के लिए AI की मदद से लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत समन्वय इकाई में सहयोग बढ़ाने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। पिछले दशक में भारत में सामुदायिक रिजर्व की संख्या में 6 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उन्नत तकनीकों के उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वन्य क्षेत्रों में औषधीय पौधों के अनुसंधान और दस्तावेजीकरण पर भी सलाह दी, जो पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए पौधों पर आधारित चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं का भी जिक्र किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने
फ्रंटलाइन वन कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिलों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने गिर में फील्ड स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत की, जिसमें फ्रंटलाइन कर्मचारी, इको गाइड और ट्रैकर शामिल थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मथुरा वृंदावन पहुंचे। सोमवार को लोकसभा स्पीकर ने वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और वृंदावन के केसी घाट पर यमुना आरती की। लोकसभा स्पीकर ने कहा, यमुना गंगा नदियां सब निर्मल और शुद्ध होंगी और जल्दी इस पर अभियान चलाया जाएगा। ब्रिजमंडल के हृदय स्थल वृंदावन स्थित जग प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए। भगवान श्री बांके बिहारी से सब कल्याण की भी उन्होंने प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा ब्रिज क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान वृंदावन के केसी घाट पर यमुना जी का पूजन किया। यमुना मैया से देशवासियों की खुशहाली और नैरोग्य की प्रार्थना की गई।